नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने को जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वांटिटी डिफाइन की जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। उसका हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ये हमने देखा, और दो स्पेशल डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू डायपोल। और डायरेक्शन कौन कौन सी थी? एक था हमारे पास एक्सियल डायरेक्शन और दूसरा था हमारे पास इक्वेटोरियल डायरेक्शन। और दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक डायपोल को या इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और जैसे ही हमने उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हमने पाया कि उस डायपोल में टॉर्क लग रहा है, और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमने क्या किया, डिस्कस किया। और लास्ट में यानी जो कल वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो डायपोल होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जब हम उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर रखते हैं। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए डायपोल से रिलेटेड, आज हम क्या करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर पेपर बनाने का फायदा क्या हुआ। तो इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम बोलते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो फटाफट क्या करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल डायरेक्शन। तो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे पास सिंपल एक डायपोल है इस तरह से, और इस डायपोल में एक चार्ज कितना है, माइनस का 10 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज कितना है, प्लस का 10 माइक्रोकूलम। ये इसका सेंटर है, और और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो कितनी दे रखी है मेरे पास, 5 मिलीमीटर दे रखी है। दिस डिस्टेंस इज 5 मिलीमीटर। और हमें क्या करना है, इससे 15 सेंटीमीटर पर या इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पर, यानी इस पॉइंट पर इसके एक्सियल डायरेक्शन में, पहले तो कहां निकालना है, इन एक्सियल डायरेक्शन फिर इक्वेटोरियल डायरेक्शन। तो पहले मैं कहां देख रहा हूं, इन एक्सियल डायरेक्शन, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, लेट अस से दिस इज आर, एंड दिस आर इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 15 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, अगर आपको याद है, वैसे याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है यहाँ पर, 2p/r क्यूब आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो पहले मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। आर दे रखा कितना, 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि हम एसआई यूनिट में डील करना पसंद करते हैं। और ये मेरे पास डायपोल मूवमेंट है, जो नहीं दिया है तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पी। बताओ पी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, क्यू इंटू 2l होता है। अब ध्यान देना बात को, ये जो 2l डिस्टेंस थी ना वो यहां से यहां तक थी, तो 2l की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 5 मिलीमीटर दे रखी है। तो 2l इक्वल टू कितना है मेरे पास, 5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट P इक्वल टू कितना आ गया, Q की वैल्यू कितनी है, यानी 10 माइक्रोकूलम, यानी मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, हम साइन नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -6 कूलम हो जाएगा ये, और इंटू 2l, 2l यानी 5 मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा ये, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा ये, सॉल्व करने के बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया 50, और इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 50 इंटू, देखो हमने पढ़ा था अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो -6 प्लस -3 कितना आ जाएगा ये, 10 की पावर माइनस का 6 के बाद 7 8 9, तो कितना आ गया -9। तो ये क्या निकला मेरे पास, इतना कूलम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, डायपोल मोमेंट की, कूलम मीटर। तो 50 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर, ये क्या निकल के आया इसका
डाइपोल मूवमेंट निकल के आया। अब एक काम करो, ये वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दो। आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर लिखी है और इसकी वैल्यू सबको पता होती है, कितनी होती है बताओ इस चीज की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से इन एक्सियल डायरेक्शन, दिस इज 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू कितना आ गया 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 और अपॉन में कितना आ जाएगा आर क्यूब। आर का मतलब कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसकी पावर कितना है ये 3 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो ये 9 इंटू 2 इंटू 50। तो जितने मेरे पास नंबर हैं उन सबको एक साथ लिख दिया और जो पावर वाली चीज़ें हैं उनको एक साथ लिख दो। देखो एक चीज़ यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से कट जा रही है, ये 10 टू दी पावर कितना आया -9 आया और ये कितना है 10 टू दी पावर 9 है, तो इससे ये तो पहले उड़ गया। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, अब नीचे वाला बचा फिर, तो नीचे कितना है मेरे पास देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का क्यूब का मतलब कितना हुआ 15 इंटू 15 इंटू 15 हुआ और इंटू कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -6 आ जाएगा। ठीक, देखो 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है। इसको तो ऐसे रहने दो, इसको काट दो 5 से, तो 10 पंचे 50 और ये 3 बार कैंसिल हो गया, 3 पंचे 15 और ये 3 3 बाई 9 होता है, 3 3 9। तो यहाँ से E इन एक्सियल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया 2 2 5 और इंटू 10 टू दी पावर -6। तो -6 अगर ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर +6 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 दूना 6 इंटू 10 कितना आ गया 60 आ गया ऊपर, 3 इंटू 2 इंटू 10 60 और नीचे कितना आ गया ये 2 2 5 और इंटू 10 टू दी पावर 6। अब हमें क्या करना है 2 2 5 से 60 को डिवाइड करना है, 2 2 5 डिवाइडेड बाई 60 तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 और 3 दूना 6 होता है तो कितने में जाएगा 5 बार, सॉरी 3 दूना 6 तो 1 बार, 3 दूना 6 तो 2 बार जाएगा ना, 2 बार तो कितना आएगा 5 दूना 10 के 0 हंस लगो 1 2 दूना 4 और 1 5 और 2 दूना 4, ऐसा कुछ आया यहाँ पर, सही कर रहा हूँ मैं, 2 दूना 4 10 सही है, तो 0 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1 पॉइंट है तो 0 आ जाएगा इधर पर। अब कितने में जाएगा 6 दूना 12 5 6 दूना 12 6 बार, 7 दूना 14 होता है तो यहाँ से आएगा 15 हो जाएगा, कितने बार जाएगा 6 बार 6 बार, यानी कितना आ जाएगा 0.26। तो यहाँ लिखूँ मैं, तो ऑन सॉल्विंग इट वी गेट 0.26 इंटू 10 टू दी पावर 6 और इतना क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट इधर किसका होगा तो पावर एक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन कितना आ गया ये 2.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन, सॉरी 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज अवर आंसर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल इन एक्सियल डायरेक्शन। क्लियर बात, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या थी कैलकुलेशन थी और हमने कर दी बस। अगर आपको पावर को अच्छी तरह से ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना आता है तो आपका ये क्वेश्चन आ गया, एक फ्री के 2 नंबर मिल गए यहाँ से, या फिर 3 नंबर का भी पूछ लेगा कभी कभी। ओके नाउ अब किस डायरेक्शन में है हमारे पास इक्वेटोरियल डायरेक्शन में, तो इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर डिस्कस करेंगे कहाँ इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन। और एक बार आप क्या करोगे खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि भाई इक्वेटोरियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू आवर डाइपोल कितना होगा। चलो इसका बी पार्ट लिखो, पार्ट बी। अगेन मेरे पास सेम डाइपोल है इस तरह से, ये मेरे पास कितना चार्ज है माइनस का 10 माइक्रोकूलम, ये कितना है प्लस 10 माइक्रोकूलम, ये इसका सेंटर है और इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है फाइंड करना है इस पॉइंट पी पर। सीधे फॉर्मूला पता होता है हमको, लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर P/r3, ये फॉर्मूला होता है। अगेन P अभी हमने निकाल रखा था, दोबारा निकाल देंगे तो मैं भूल गया क्योंकि Q इंटू 2L कितना होता है 2L है, Q की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोकूलम यानी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और इंटू ये कितना है कितना था 5 मिलीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके तो कितना आ गया 50
इंटू 10⁻⁻⁹ इतना कूलाम मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू पी की वैल्यू कितनी है, ये निकाल रखी है मैंने, कितनी है देखो 550 इंटू 10⁻⁹ अपॉन आर क्यूब, आर यानी कितना आ जाएगा ये 15 इंटू 10⁻⁻2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इससे क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 9 इंटू 50 और डिवाइडेड बाई, देखो स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक, ये मेरे पास कितना आ गया 15 इंटू 15 इंटू 15 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 10⁻⁻6 आ गया। तो दिस इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, देखो ये 5 से कैंसिल हो गया, 10×5 50 और 3×5 15 और 3 से कितना कैंसिल हो गया, 3×3 9, तो ऊपर कितना आ गया 30 आ गया और नीचे कितना आ गया डिवाइडेड बाई 225 225 बिकॉज 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इंटू कितना आ गया 10⁻6, ये ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगी, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था ऊपर जाएगा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे क्या करो कैलकुलेट, तो सिंपल क्या करना हमको 225 डिवाइडेड बाई 30 कर देना है, तो पॉइंट लगा दो इधर पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, एक बार चले जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 225, 10 में से 5 का कितना बचा 5, यहाँ 9, 9 में से 2 का कितना आया 7 आया, 75 आ गया और यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 दूना 6 3 से जाएगा 3 से, यानी कितना आ गया 1.3 के आसपास आ गया, यानी दिस विल बी इक्वल टू 0.13 इंटू 10⁻6 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁵ इतना न्यूटन पर कूलाम। तो दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये वो वैल्यू है। ओके, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले करने में क्या लगा समय लगा, आपको थोड़ा पावर के साथ एडजस्ट करने में समय लगा, इस फॉर्मूले को लगाने में समय लगा, लेकिन जैसे आप दूसरे क्वेश्चन में आए या फिर बी पार्ट में आए आपके लिए काम क्या हो गया, इजी हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन को, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और फिर क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 3 point charges plus q minus 2q and plus q are placed at 0,a,0, 0,0,0 and a,0,0 respectively. The magnitude and direction of electric dipole moment vector of this charge अरेंजमेंट इज, या चार्ज असेंबली आर, हमें क्या करना है सिंपल इलेक्ट्रिक डायपोल और उसकी डायरेक्शन क्या करनी है फाइंड करनी है, तो उसके मुझे जगह चाहिए। ओके, क्वेश्चन तो है ही मेरे पास, जगह नहीं है तो जगह इसे मिटाना पड़ेगा, मिटाओ मैं इसको, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि किस तरह से आप यहाँ पर डायपोल को देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर डायपोल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। पहली बात तो ये है, देखो उसने यहाँ मुझे क्या दे रखे हैं, इन डायपोल के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो कोऑर्डिनेट को कहाँ दिखाते हैं हम, एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो पहले ऐसे, मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्राइव करना पड़ेगा या फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसमें से मैं किसी एक को एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो दिस वन इज जेड एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। देखो पहला चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है 0,a,0 पर रखा हुआ है, तो 0,a,0 का क्या मतलब हुआ, यानी वो एक्स एक्सिस अलोंग कहाँ पर है 0 पर, वाई एक्सिस के अलोंग कहाँ पर है 0 पर, सॉरी जेड एक्सिस के अलोंग कहाँ पर है 0 पर, और ए वाई एक्सिस में कहाँ पर है वो a पर, यानी यहाँ से ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस पॉइंट इज 0,a,0। दूसरा पॉइंट कौन सा है 0,0,0, यानी ये पॉइंट है दूसरा वाला, इसका नाम क्या है, ऑब्वियसली बात है 0,0,0 है। और तीसरा पॉइंट कौन सा है a,0,0, यानी एक्स एक्सिस में कितना है a है और y और z में कितना है 0 है, तो दिस इज a,0,0। ठीक, ओके। यहाँ कितना चार्ज रिस्पेक्टिवली बोला है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो प्लस q चार्ज आ जाएगा। इसके 0,0 पर कितना है -2q चार्ज है, कितना है यहाँ पर -2q, और यहाँ पर कितना है a,0,0 पर प्लस q है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि डायपोल कहाँ है, देखो ये प्लस q चार्ज है, ये -2q है, ये प्लस q है, ये -2q है। अब डायपोल में होता क्या है, डायपोल ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर -q है तो यहाँ कितना होगा +q होगा, अगर यहाँ कितना हो -2q हो तो यहाँ कितना होगा +2q होगा।
तो यहाँ तो ऐसा बन ही रहा है, यहाँ कितना है प्लस क्यू, यहाँ कितना है माइनस टू क्यू, और यहाँ कितना है प्लस टू क्यू, यहाँ कितना अगेन माइनस टू क्यू। तो अभी तो डायपोल जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में हो क्या रहा होगा ना। इस माइनस टू क्यू का देखो, माइनस टू क्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस माइनस टू क्यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, यानी यहाँ पर दो माइनस क्यू चार्जेज हैं, बीच में दोनों ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पर दो माइनस क्यू चार्जेज हैं, तो इन दो माइनस क्यू चार्ज में से एक माइनस क्यू इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा और एक माइनस क्यू इसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसको दिखाने का मैं एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक माइनस क्यू ऐसे रखा हुआ है और दूसरा माइनस क्यू ऐसे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू इसके साथ कंट्रीब्यूट मतलब पेयर बनाएगा और ये वाला माइनस क्यू इसके साथ पेयर बनाएगा, और इस तरह से मुझे यहाँ पर दो डायपोल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक डायपोल ये है, इसका डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, एंड लेट अस से दिस डायपोल इज P1, बिकॉज हम इसको मैंने क्या बोल दिया P1। अब ऐसे ही क्यों बोला मैंने, बिकॉज वी नो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली ये डायपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेट अस से दिस डायपोल मोमेंट इज P2, इसकी वैल्यू कितनी है P2 है। और हम सब जानते हैं सिंस वी नो P इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, Q इंटू 2L होता है। 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज है, ठीक। अब देखो अगर मैं P1 निकालूंगा यहाँ से, तो P1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा Q, देखो मैग्नीट्यूड कितना चार्ज का Q है, L कितना है, यानी ये डिस्टेंस किसके बराबर है, A के बराबर है, तो Q इंटू A आ जाएगा। सो इट इज सम क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्या निकाल दूंगा, P2 निकाल दूंगा, तो P2 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो अगेन दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q है, और A यानी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, A के बराबर है, तो कितना आ जाएगा Q इंटू A। सो इट इज सम क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान देना कि जो डायपोल मूवमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर P1 और P2 का जो एडिशन होगा या जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा इस पूरे सिस्टम का, वो किसके बराबर होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा। और जब मैं P1 प्लस P2 कह रहा हूं तो यहाँ पर कौन सा एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। और वेक्टर एडिशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा, ऐसा बना दिया पैरेललोग्राम, और इस डायगोनल को ऐसे मिला दूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास P1 प्लस P2 हो जाएगा। दिस विल बी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, और ये जो एंगल हो जाएगी क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। कैसे निकालेंगे इसको, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड, P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा फॉर्मूला, अगेन पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। दिस विल बी इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2P1 P2 कॉस, एंगल कितना है दोनों के बीच का, देखो हमने पढ़ा है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचाएगा कौन सा मेरे पास, ये वाला। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ दिस इज P1 स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ये P2 का स्क्वायर, ये P1 है ये P2 है, दोनों उठा के रख दो, तो कितना आ गया ये अंडर रूट ऑफ P1 यानी QA का होल स्क्वायर प्लस दिस इज QA का होल स्क्वायर। देखो ये QA दोनों में कॉमन है, अंदर कितना आ गया ये QA का होल स्क्वायर, बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया 1 प्लस 1 बच गया। देखो QA का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा QA बचेगा, और अंडर रूट कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस असेंबली, लेट अस से दिस डायपोल मोमेंट इज P, इसको मैंने क्या बोल दिया P बोल दिया। तो P इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से QA इंटू रूट 2 निकल के आ गया। ये तो सिर्फ क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला। हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए भाई। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये एंगल निकाल दो फ्रॉम एक्स एक्सिस, यही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये एंगल निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर tan थीटा, तो इस ट्रायंगल में क्या लगा दो tan थीटा निकाल दो। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसकी वैल्यू P1 है, और बेस कितना है मेरा भाई P2 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास tan थीटा P1 की वैल्यू कितनी है QA के बराबर है, और P2 की वैल्यू भी कितनी है QA के बराबर है। QA से QA गया, कितना बचा यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास tan थीटा इक्वल टू कितना है 1 आया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया है tan इनवर्स 1 आ गया। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 45 होती है, यहाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स, और tan 1 कहाँ पर होता है 45 पर होता है। तो यहाँ से मेरे पास थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45
डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इस असेंबली का या इस चार्ज असेंबली का, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा थीटा एंगल बनाएगा, या एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर होगा। सॉरी कितने, थीटा यानी पाई बाई 4, पाई बाई 4 या पाई बाई 6 क्या होगा, पाई बाई 4, ठीक 45। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, अभी 2 ही पहुंचे हम। अच्छा, पहले वाले में 2 थे ना। चलो अब बारी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 3, फिर शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है। ठीक है, आप कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं फ़ोन के आसपास रहा और फ़ोन उठाने की स्थिति में रहा, यानी मैं बिजी नहीं रहा, तो मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते कहाँ की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट P इक्वल टू, डायपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 4 × 10⁴ 9 सेंटीमीटर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद ही बोला था कि सेंटीमीटर नहीं पढ़ता, क्या होता है, कुलामीटर होता है, बीच में डैश है, कुलामीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कुलाम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस, और जिनके बीच का स्पेस क्या हो, इक्वल हो। इनमें क्या रखा हुआ है, इस तरह से एक डायपोल रखा हुआ है। लेट अस से यहाँ -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज है। डायपोल मोमेंट कैसे होगा, इसका ऐसे होगा, दिस इज P। और ये जो मेरे पास एंगल है, ये कितने डिग्री का बोल रखा है उसने, 30 डिग्री का बोल रखा है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस पर लगने वाला टॉर्क निकालना है। और टॉर्क लगेगा, ये हम सब जानते हैं, इधर को कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E फोर्स लगेगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, और यहाँ को कितना फोर्स लगेगा, अगेन -QE लगेगा। और ये डायपोल इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जब भी रोटेशन होता है तो क्या लग रहा होता है, टॉर्क लग रहा होता है। और इस टॉर्क का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा हुआ है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, P क्रॉस E के बराबर होता है। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर लगाऊंगा तो दिस टाउ वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये PE साइन थीटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, n कैप। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट। ऐसे मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये PE साइन थीटा आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अब P हमें दे रखा है कितना है, ये रखा है देखो 4 × 10⁹ कूलम मीटर, और इंटू E की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इंटू साइन 30 आ जाएगा इधर पे, साइन 30 डिग्री। देखो 5 को 20 और इंटू 10⁹ इंटू 10⁴ इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बच्चा जानता है, साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। ठीक है, देखो इस 2 से ये कर जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁴, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 9 धन 4, 9 + 3, सॉरी 9 + 4 कितना आ जाएगा, 13। तो और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 10 है, इसके साथ जाएगा तो कितना, 10⁴14। ये टॉर्क निकला। बताओ इसकी यूनिट कितनी होती है, इस टॉर्क की यूनिट, टाउ इक्वल टू, बताओ। आप लोगों ने ऐड सुने होंगे ना गाड़ी वालों के, वो बोलता है इस गाड़ी में इतने Nm का टॉर्क है। यहाँ पे Nm क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक, क्लियर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और पढ़ो एक बार इसको। क्या बोल रहा है, 2 डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P1 एंड P2 आर एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ईच अदर। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, हो गया होगा, ले लो इसमें थोड़ा ले लो, ले लिया, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्या बोल रहा है, 2 डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P1 एंड P2 आर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर एंड P1 इज पैरेलल, देखो सिंबॉलिकली ऐसे बोलेंगे हम, P1 इज पैरेलल टू P2, द फोर्स बिटवीन द डायपोल इज, डायपोल के बीच का फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। अब आप कहोगे कि ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं,
जो किन्हीं दो डायपोल के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बता रहा हो। देखो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, यानी क्लास 11th की यादों को, और उन यादों के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, यानी एक बार उसको पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। पहले तो स्कीमेटिक डायग्राम से समझेंगे तो बोल क्या रहा है। मेरे पास दो डायपोल हैं, एक P1 है एक P2 है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक चीज यहाँ पर और बोली उसने, मैंने पढ़ते समय मिस कर दिया। डायपोल कैसा है, पॉइंट डायपोल है। कैसा डायपोल है, पॉइंट डायपोल। ठीक है, आई थिंक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पॉइंट डायपोल क्या होता है। क्या होता है पॉइंट डायपोल, अगर मेरे पास इस तरह से एक डायपोल है, दिस इज -q एंड दिस वन इज +q। अगर इस डायपोल का q टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल 2l टेंड्स टू 0, देन दिस टाइप ऑफ डायपोल इज नोन एज पॉइंट डायपोल। यानी जो q है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा हो और इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो, इस टाइप के डायपोल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डायपोल बोलते हैं। और डायपोल को सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे हम, इस तरह से। ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर है तो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे बीच में ऐसे क्या बना देंगे, डॉट बना देंगे, बिकॉज क्योंकि इस डायपोल से जितनी डिस्टेंस होती है हम कहाँ से नापते हैं, डायपोल के सेंटर से नापते हैं। तो मेरे पास दो डायपोल है यहाँ पर, एक डायपोल ये है, इसको मैंने क्या बोल दिया, डायपोल P1 बोल दिया, और दूसरा डायपोल ये है, इसे मैंने क्या बोल दिया, डायपोल P2 बोल दिया। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, साफ दिख रहा है, पैरेलल हैं, और दोनों की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। दिस डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल इज इक्वल टू x। ठीक, ये देखो। अब मुझे क्या करना है, ये डायपोल इस डायपोल पर कितना फोर्स लगा रहा होगा ये फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड करने का एक तरीका है, एक काम करो, सबसे पहले इस डायपोल P1 के कारण इस डायपोल P2 जहां पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड कर लो। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू डायपोल P1 इज इक्वल टू E1। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट इस डायपोल P1 के कैसे है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में है या नहीं है? आंसर हाँ जी है। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³ होता है। अब इस केस के लिए P की जो कितना है, P1 है, E की जो कितना है, E1 है, और R की जो कितना है, X है। तो यहाँ से मेरे पास E1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 अपॉन कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। और हम सब जानते हैं कि अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ क्या आता है, नेगेटिव साइन। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। दिस इज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1 एट द पॉइंट ऑफ P2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। यानी जो P2 है वो E1 के एंटी पैरेलल है, यानी इन दोनों का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, ये बात समझ में आया थोड़ा बहुत? ओके, अगर ये बात समझ में आ गई, एक काम करो फिर यहाँ पर अब मैं इसको ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ कि जो P2 है वो इस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और किस एंगल पर रखा हुआ है, 180 एंगल पर रखा हुआ है। एंड ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ दिस P2 डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड in electric field E1, this dipole P2 have some potential energy। ये कल ही पढ़ा है हमने कि जब भी हम किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखते हैं, तब उसके ओरिएंटेशन की वजह से या फिर उस डायपोल की पोजीशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ये हमने कल ही पढ़ रखा है। अब यहाँ पर डायपोल P2 ऐसे है, E1 जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे है, एंगल कितना है, 180 है, तो पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या पड़ा है, P डॉट E पढ़ रखा है। तो अगर मैं किसकी बात करूं, इस P2 की पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, ये P2 डॉट किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो कितना आ जाएगा, P2 डॉट E1 आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू P2 की वैल्यू, P2 तो P2 रहने दो, तो P2 वेक्टर डॉट E, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एंगल कितना है दोनों के बीच का, 180 है, तो P2 E1 cos 180 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल,
स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा वाली, और थीटा कितना है 180, और कॉस 180 कितना होता है -1, सिंस वी नो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, यहाँ -1 रखोगे तो -1 +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये P2 इंटू E1। ये मेरे पास E1 है, तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड रखेंगे, ठीक है, E1 का, तो दिस इज P2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P1 अपॉन x की पावर 3। तो यहाँ से मेरे पास U इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज P1 P2 अपॉन x की पावर 3। सो इट इज सम क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या निकला, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, क्या है, फोर्स निकालना है। तो क्या फायदा हुआ ये सब करने का, फायदा हुआ देखो, अब पुरानी यादों के बारे में बात कर रहा था ना मैं, हम सब जानते हैं कि फोर्स इज रिटन एज माइनस का du अपॉन dx, ओके, द फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस का du अपॉन dx, या फिर थोड़ा सा और अगर आप बेसिक में जाओगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस का ग्रेडियंट ऑफ u, ओके, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आप ऐसे इसको याद करोगे। और ऐसा हम कब लिखते हैं पता है आपको, जब फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, सो वी कैन राइट इट एज ए ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, एंड इन दिस केस दिस स्केलर फंक्शन इज दिस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो दिस इज फॉर्मूला व्हाट वी नो फ्रॉम अवर मेमोरीज और फ्रॉम अवर प्रीवियस क्लास। तो यहाँ से मेरे पास F इज इक्वल टू माइनस का d/dx ऑफ u की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P1 P2 अपॉन x की पावर 3। देखो P1 P2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, तो दिस इज P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d/dx ऑफ क्या हो जाएगा 1/x की पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कर दो फिर इसका डिफरेंशिएशन, आप यहाँ करो, क्या आ जाएगा, फोर्स F विल बी इक्वल टू, दिस इज माइनस का P1 P2 अपॉन दिस वन इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आ गया यहाँ पर d/dx ऑफ, इसी में लिखता हूँ x की पावर -3 लिख सकता हूँ। देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, d/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1, और यहाँ n की जो कितना है -3 है, तो फटाफट सॉल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, n की जो कितना है -3, तो -3 आ जाएगा, फिर x आएगा, फिर -3 -1, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस P1 P2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस वन इज -3, और x की पावर कितना आ गया, ये -4 आ गया। देखो -3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा रीअरेंज कर दो इसको, वही आंसर हो जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन डायपोल विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 3 P1 P2 अपॉन x की पावर कितना आ गया 4 आ जाएगा। देखो ये ऊपर माइनस है पावर, नीचे क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डायपोल, ठीक, समझ में आई बात। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो लास्ट क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी और पुरानी यादों को ताज़ा करने की जरूरत थी। आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, और मुझे लगता है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद या फिर इन सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी फील आई होगी कि हाँ मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल में लगने वाला टॉर्क के बारे में पढ़ा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैं अब कुछ न कुछ तो क्वेश्चन कर ही लूँगा। आपको ऐसी फील आई होगी, अगर ऐसी फील आई है या फिर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है और आपको कुछ पढ़ाई में हेल्प करता है, तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।